हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं ऑर्डिनरी डिमांड कर्व और कंपनसेटिव डिमांड कर्व के बारे में। तो देखिए, मैं आपको एक बार ऑलरेडी बता देता हूं हमने क्या पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड कर्व क्या होता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, डिमांड कर्व क्या होता है। हम सब जानते हैं कि जो डिमांड कर्व है वो प्राइस का और क्वांटिटी का रिलेशन को दिखाता है। यानी कि प्राइस अगर बढ़ता है नॉर्मल गुड्स के केस में या इंफीरियर गुड्स के केस में तो क्वांटिटी घट जाती है, और अगर प्राइस घटता है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। ये सब लोग जानते हैं। ये नॉर्मल गुड्स का केस होता है, नॉर्मल गुड्स के केस में, साथ ही साथ इंफीरियर गुड्स के केस में, दोनों में यही रूल लागू होता है। लेकिन जब आप बात करते हैं गिवन गुड्स की, जब हम बात करेंगे गिवन गुड्स की, तो गिवन गुड्स में प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, और प्राइस अगर घटता है तो क्वांटिटी भी घट जाएगी। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब नॉर्मल गुड्स के केस में जो डिमांड कर्व होता है वो इस तरीके का होता है, और जो गिवन गुड्स होती है उसी केस में डिमांड कर्व इस तरीके का होता है। ये एक्चुअल में ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है। इसका मतलब क्या होता है कि जब प्राइस गिरता है तो जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं टोटल इफेक्ट या प्राइस इफेक्ट। अब टोटल इफेक्ट में से दो चीजें होती हैं, हम ऑलरेडी इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से पढ़ चुके हैं कि एक तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, यानी कि गुड्स जो है वो कंपैरेटिवली सस्ती हो गई। आप जानते हो कि गुड्स अगर कंपैरेटिवली सस्ती हो जाएगी तो लोग उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि सस्ती गुड्स को लोग रिप्लेस कर देंगे, महंगी गुड्स को रिप्लेस कर देंगे, सस्ती गुड्स को यूज़ करेंगे ज़्यादा। इसका मतलब इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और दूसरा होता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट यानी कि इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है कि जब प्राइस गिरता है तो लोगों की परचेजिंग पावर, रियल इनकम बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा गुड्स खरीदते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। और हम सब लोग जानते हैं कि जो प्राइस इफेक्ट होता है वो सम होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का और इनकम इफेक्ट का। तो अगर हम किसी तरीके से, हमारे पास तरीका कोई भी हो, हम अगर इनकम इफेक्ट को हटा दें, ये हटा दें, ये कंपनसेट कर दें, यानी कि जो प्राइस बढ़ा है, प्राइस बढ़ने से जो लॉस हुआ है उसे एक तरीके से कंपनसेट कर दें इनकम को बढ़ाकर, या प्राइस घटने से जो फायदा हुआ है उसको कंपनसेट कर दे प्राइस को घटाकर, यानी कि ओवरऑल हम इनकम को घटाकर, यानी कि ओवरऑल हम उस इनकम इफेक्ट को खत्म कर दें। तो उस केस में केवल बचेगा प्राइस इफेक्ट इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसी को कहा गया है कंपनसेटिव डिमांड कर्व, यानी कि ऐसी कंडीशन जहां पर किसी तरीके से अगर हम इनकम इफेक्ट को खत्म कर दें, इनकम इफेक्ट खत्म करने के बाद जो प्राइस इफेक्ट होगा वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बराबर होगा। इसी को कहा जाता है कंपनसेटेड डिमांड कर्व। तो मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, यहां पे हमने जो लिखा हुआ है पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ऑर्डिनरी डिमांड कर्व रेफर टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी और एंड इट्स प्राइस, यानी कि जो प्राइस है और क्वांटिटी डिमांड के बीच का रिलेशन को दिखाता है। इट शो द क्वांटिटी डिमांडेड एट लेवल ऑफ प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी डिमांड कर्व इज आल्सो नोन एज मार्शल डिमांड कर्व। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने की बात है नहीं है कि इसको मार्शल डिमांड कर्व भी कहा जाता है, और ये नेगेटिव रिलेशन को दिखाता है प्राइस और क्वांटिटी में। कंपनसेटेड डिमांड कर्व फॉर गुड्स इज द कर्व दैट शो हाउ मच क्वांटिटी वुड बी परचेज एट द चेंज प्राइस व्हेन द कंज्यूमर बाय द कंज्यूमर इफ द इनकम इफेक्ट इज एलिमिनेटेड, यानी कि जब इनकम इफेक्ट को हम एलिमिनेट कर देते हैं, यहां से याद रखिएगा। तो इनकम इफेक्ट एलिमिनेट करने के बाद प्राइस चेंज होने से जो इफेक्ट बचेगा वो केवल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बचेगा। इसीलिए जब केवल और केवल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बचता है तो वो जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं हम एक तरीके से कंपनसेटेड डिमांड कर्व। इट मींस कंपनसेटेड डिमांड कर्व शो ओनली द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड एलिमिनेट द इनकम इफेक्ट। द कंपनसेटेड डिमांड कर्व कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ बोथ हिक्स एंड स्लेस्की। तो मैं आपको बोथ हिक्स एंड स्लेस्की के अप्रोच के द्वारा किस तरीके से कंपनसेटेड डिमांड कर्व डेरिवेट किया जाता है उसको मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, अलग अलग बताऊंगा, फिर एक साथ बताऊंगा। आप कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको हिक्स का बता देता हूं। ठीक है जी।
या हो सकता है हम तीनों एक साथ देख लेते हैं, जैसा जैसा भी हमें मौका मिलता है। ये हमारा है LMA, मान लीजिए इनिशियल प्राइस है P0 X गुड्स की, और ये हमारी X गुड्स है, और इस पर जो इक्विलिब्रियम हो रहा है मान लीजिए ये वाला हो रहा है, इसको नाम दे देते हैं A। यानी कंज्यूमर जो है वो कितनी गुड्स यूज़ कर रहा है, X0 यूज़ कर रहा है प्राइस P0 पर, तो ये कॉम्बिनेशन को नाम दे देते हैं हम स्मॉल a। ठीक है जी, इसका मतलब कंज्यूमर X0 की क्वांटिटी यूज़ कर रहा है। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कई बार हमने समझा हुआ है। अब मान लीजिए प्राइस में फॉल करता है, प्राइस में फॉल करता है, और प्राइस फॉल करने से ये आगे की तरफ चला जाएगा, यानी कि जो प्राइस है वो गिरकर P1 हो जाता है। ठीक है जी, P1 हो जाता है। अब इस P1 पर कंज्यूमर पहले से ज़्यादा गुड्स यूज़ करेगा, आप सब लोग जानते ही हैं, यानी कि वो करेगा X1। अब ये जो X1 यूज़ कर रहा है किस पर, P1 पर, इसको जोड़ दें, ये B पॉइंट मान लिया हमने, ये B पॉइंट लिया स्मॉल वाला, इसको जोड़ दें तो इसको कहेंगे ऑर्डिनरी डिमांड कर्व। ऑर्डिनरी डिमांड कर्व। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब हिग्स क्या कहता है और स्लेस्की क्या कहता है, दोनों का एक ही साथ, इसी का एक ही साथ ही आपको समझा देते हैं, कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। देखिए अब हिग्स क्या कहता है, हिग्स कहता है कि कंज्यूमर की जो इनकम बढ़ी है, जो प्राइस गिरने से कंज्यूमर की इनकम बढ़ी है, उसको अगर हम वापस ले आए तो कंपनसेट हो गया। इसका मतलब एक तरीके से इनकम को घटा देते हैं और कर देते हैं L2 और M2, और इस तरीके से घटाते हैं ताकि कंज्यूमर पुरानी कंडीशन में वापस आ जाए। ये जो कर्व है ना, ये वाला, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं ताकि ये मिलता हुआ आ जाए। ये C पॉइंट है, इसका मतलब ये जो है ना, ये वाला X2, ये हमारा X1 ही हो गया X2। हिग्स के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर आ जाएगा कंज्यूमर, यानी कि इस केस में जो हमारा कंपनसेटेड डिमांड कर्व बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये हमारा है कंपनसेटेड डिमांड कर्व अकॉर्डिंग टू हिग्स। यानी कि ऑर्डिनरी डिमांड कर्व की कंपैरिजन में ऑर्डिनरी डिमांड कर्व फ्लैटर होता है, जबकि कंपनसेटेड डिमांड कर्व स्टीपर होता है, क्योंकि इसके अंदर जो बचेगा वो केवल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ही बचेगा। यानी कि इस तरीके से हमने इनकम इफेक्ट को खत्म कर दिया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यानी कि हुआ ये है, जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है, अगर आप इनकम इफेक्ट को खत्म कर दो किसी भी तरीके से हिग्स के मेथड में, यानी कंपनसेट कर दो, तो आप जो डिमांड बढ़ेगी उसके बाद द्वारा जो चेंज हुआ है उसको बोलते हैं कंपनसेटेड डिमांड कर्व। इतनी सी बात है बच्चों, यही मुझे आपको समझाना था। अगर हम इसमें स्लेस्की का बनाना चाहें तो स्लेस्की का बेसिकली फंडा ये है कि इस कर्व से ऊपर भी हो सकता है, यानी कि हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि उसके 3 कर्व बनते थे, आपको याद होगा स्लेस्की मेथड में। ये हमारा है IC3, ये D ले लेते हैं, स्लेस्की मेथड की बात कर रहे हैं। तो स्लेस्की मेथड में आपका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आएगा वो इतना आएगा, यानी कि ये D पॉइंट है। तो अगर आप इसको जोड़ दोगे तो ये कंपनसेटेड डिमांड कर्व बन गया स्लेस्की का। बिल्कुल सिंपल सी बात है, डायग्राम आप एक बार दोबारा समझ लीजिए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जो चेंज हुआ है, यानी कि आपने A से B पर गए, इसमें तो सब चीजें इंक्लूडेड है, प्राइस इफेक्ट भी इंक्लूडेड है, जो कि इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से मिलकर बना हुआ है। हिग्स के अकॉर्डिंग कंज्यूमर की इनकम को इस तरीके से घटाया जाता है कि कंज्यूमर पुराने इंडिफरेंस कर्व पे वापस आ जाता है, यानी कि C पॉइंट पर वापस आ गया। तो ये वाला जो है, ये वाला है कंपनसेटेड डिमांड कर्व हिग्स के अकॉर्डिंग, और अगर न्यू इंडिफरेंस कर्व पे वो नए इक्विलिब्रियम पे चला जाएगा तो ये कंपनसेटेड डिमांड कर्व है स्लेस्की के अकॉर्डिंग। यही चीज बच्चों इस डायग्राम के थ्रू बताई हुई है। सबसे ऊपर मार्शल है, उसके बाद स्लेस्की, उसके बाद हिग्स है, यही हमने बताया हुआ है। डायग्राम में कोई अंतर नहीं है, सब बातें बिल्कुल सेम है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी है जो आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहली तो ये कि स्लेस्की कंपनसेटेड डिमांड कर्व इज मोर इलास्टिक देन हिग्सन कंपनसेटेड डिमांड कर्व। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जो हिग्स का कंपैरिजन में जो स्लेस्की का डिमांड कर्व होगा वो मोर इलास्टिक होगा, यानी कि उसका जो स्लोप है वो कम होगा। आपको ये याद रखनी है।
दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द ऑर्डिनरी डिमांड कर्व विल स्लोप अपवर्ड बट विल बी लेस इलास्टिक देन कंपनसेटेड डिमांड कर्व। देखिए ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं डायग्राम के थ्रू। ये एक हम डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अब मैं केवल हिक्स का बनाऊंगा, सेलेस्टी का नहीं बनाऊंगा। ये हम केस ले रहे हैं किसका? इंफीरियर गुड्स का, गिफिन गुड्स का नहीं, इंफीरियर गुड्स का, याद रखिएगा। ये मैं लाइन खींच लेता हूं, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लाइन है शुरू में LM, प्राइस गिरने से हो गई LM1 और प्राइस के कंपनसेट करने के बाद यानी कि इनकम को घटाने के बाद ये हो गई L2 M2। ठीक है जी। यहां पे पहले मान लीजिए इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था A और बाद में हमारा P पॉइंट यहां पर आ गया, यानी कि ये हमारा इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट है, और C हमारा यहां पर आ गया। तो ये कंपनसेट हुआ है, इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है X0 से X3 X2 ये हमारा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। B पॉइंट जो है, B पॉइंट जो है ये हमारा है प्राइस इफेक्ट और ये वाला जो है ये हमारा है इनकम इफेक्ट। अब हम आपको ऑर्डिनरी डिमांड कर्व और कंपनसेटेड डिमांड कर्व दोनों का डायग्राम बना के दिखाते हैं। देखिए यहां पे हम X0 यूज कर रहे हैं दोनों ही कंडीशन में। जब प्राइस था P0, इस केस में जब प्राइस गिरकर P1 हो गया नॉर्मल गुड्स के केस, ऑर्डिनरी डिमांड कर्व में, तो क्वांटिटी बढ़कर X1 हो गई, यानी कि ये हमारा है ऑर्डिनरी डिमांड कर्व, इस तरीके का ऑर्डिनरी डिमांड कर्व। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपनसेटेड डिमांड कर्व की, तो उस केस में क्वांटिटी आएगी X2 सेम प्राइस पर, यानी कि इस केस में ये हमारा होगा कंपनसेटेड डिमांड कर्व। देखिए यहां पर नॉर्मल गुड्स के केस में क्या हुआ था? नॉर्मल गुड्स के केस में जो हमारा ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है वो ज़्यादा फ्लैटर था, लेकिन इस वाले केस में जो हमारा ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है वो स्टीपर है। ये आपको याद रखना है, ज़्यादा बात जरूरी ये है। अगला हम कहते हैं इट इन केस ऑफ गिवन गुड्स द ऑर्डिनरी डिमांड कर्व विल बी स्लोप फ्रॉम ऑर्डिनरी डिमांड कर्व विल बी स्लोप फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अपवर्ड होगा, लेकिन जो हमारा एक तरीके से आप कह सकते हो ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड ही होगा। तो ये भी आपको एक बात याद रखनी है कि अगर हमारा गुड्स कौन सी होगी, अगर हमारी गुड्स होगी इफ गिफिन, तो मैं गिफिन गुड्स का डायग्राम बना के दिखा देता हूं आपको। गिफिन गुड्स के केस में किस तरीके से डायग्राम बनेगा, ऑर्डिनरी डिमांड कर्व का भी और कंपनसेटेड डिमांड कर्व का भी। देखिए ये है हमारी लाइन, हम खींच लेते हैं, हमें ऑलरेडी पता है इन सब के बारे में, आप पढ़ते पढ़ते आ रहे हो। ये है हमारा A B C, नाम में क्या रखा है कुछ भी रख देते हैं, और इनकम कंपनसेट करने से D और E, ये हमारी लाइन हो गई। इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट मान लीजिए ये वाला है हमारा, इसको हम स्मॉल a बोल देते हैं। प्राइस के गिरने से आप B पर आ गए और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से C पर आ गए, यानी कि इस केस में आप P0 पर X0 क्वांटिटी यूज कर रहे थे और जब प्राइस गिरकर P1 हुआ तो आपने क्वांटिटी कम करके X1 कर दी, यानी कि गिवन गुड्स के केस में ये वाला जो है ये आपका ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है, ये गिवन गुड्स के केस में। लेकिन जब कंपनसेटेड डिमांड कर्व की बारी आएगी तो कंपनसेटेड डिमांड कर्व में आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट C पर ही आएगा, यानी कि आप जो करोगे वो X2 डिमांड करोगे, तो इस केस में जो डिमांड कर्व बनेगा वो यही बनेगा जैसा बनता है कंपनसेटेड डिमांड कर्व। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया भी होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। कंटिन्यू करते हैं हिक्स के कंज्यूमर सरप्लस कंसेप्ट की। तो देखिए मार्शल ने जो कंज्यूमर सरप्लस दिया था उसको हिक्स ने नकार दिया
और कहा कि ये अनरियलिस्टिक एजम्पशन पर बेस्ड है, जिसमें से पहली है कि जो यूटिलिटी होती है वो मेजरेबल है। उन्होंने कहा कि यूटिलिटी तो मेजरेबल नहीं है, कार्डिनल नहीं होती बल्कि ऑर्डिनल होती है। दूसरा, मार्शल में ये माना गया था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहती है, लेकिन रियल लाइफ में आप देखोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी मनी भी डिमिनिशिंग करती है, यानी कि जितना ज़्यादा पैसा आपके पास ज़्यादा होगा उतनी यूटिलिटी कम होगी मनी की, और जितना कम पैसा होगा उतनी यूटिलिटी मनी की ज़्यादा होगी, ये उन्होंने माना था। साथ ही साथ उन्होंने इसको सब्जेक्टिव माना था, यूटिलिटी को उन्होंने इसको भी नकार दिया। तो एक अलग अप्रोच बनाई जिसके बेस पर हम कंज्यूमर सरप्लस को मेजर करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम बेसिकली आपको डायग्राम के माध्यम से ही आपको सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस का जो कंसेप्ट है, जो हिग्स का है, वो समझाने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए हम इंडिफरेंस कर्व का ही यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम दो चीज़ों डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कंज्यूमर की ये मनी इनकम है, मैं चलिए सिंपल समझाने के लिए बोल देता हूँ 20 रुपये है, 40 है, 60 है, 80 है और 100 है। ठीक है जी। इसी तरीके से गुड्स ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये गुड्स है, एक्स गुड्स है, और यहां पे हम लिख लेते हैं मनी इनकम। अब कंज्यूमर को ये नहीं पता कि गुड्स कितने पैसे में है, प्राइस के बारे में इसको जानकारी नहीं है, लेकिन वो विलिंग टू पे के बारे में उसको जानकारी है। यानी कि कंज्यूमर मान लीजिए गुड्स को 25 रुपए पर यूनिट के हिसाब से खरीदने के लिए तैयार है, मतलब गुड्स वो 25 रुपए पर यूनिट, यानी कि वो विलिंग टू पे जो है, विलिंग टू पे जो है वो है, मान लीजिए चलिए 25 की जगह 20 कर लेते हैं, 20 रुपीज विलिंग टू पे है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो एक गुड्स खरीदता है तो उसके पास 80 रुपए बचेंगे। सिंपल तरीके से समझें, इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर हम इंडिफरेंस कर्व बना लें, मान लीजिए ये हमने एक इंडिफरेंस कर्व बना लिया सिंपल शब्दों में, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 गुड्स खरीदने पर ये देखिए 40 पे आ गया वो। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब उसने 3 गुड्स खरीदने के लिए 60 रुपए वो खर्च करने को रेडी है। ये है रेडी टू पे, यानी कि इस केस में फॉर 3 गुड्स कंज्यूमर रेडी टू पे 60 रुपीज। यानी कि देखिए इसके पास कॉम्बिनेशन क्या बचेगा, अगर वो 3 गुड्स खरीदता है तो उसके पास 3 रुपए बचेंगे, 3 गुड्स बचेगी और 40 रुपए बचेंगे अगर उसका वैल्यू टू पे पर ही गुड्स खरीदता है। यानी कि उसको प्राइस के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं। अब मान लीजिए कंज्यूमर मार्केट गया, मार्केट में उसने पता किया कि गुड्स का प्राइस क्या चल रहा है, तो उसे पता चला कि पर गुड्स जो है वो मिल रही है मान लीजिए 10 रुपए की, मान लीजिए 10 रुपए की मिल रही है, 20 रुपए की जगह 10 रुपए की मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके लिए जो बजट लाइन बनेगी वो ये वाली बनेगी, ये बजट लाइन बनेगी। यानी कि कंज्यूमर जब पता नहीं था तो वो उसके लिए बजट लाइन थी नहीं, लेकिन अब पता चल गया है तो वो ये वाली बजट लाइन बनेगी। अब इस केस में कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम होगा वो देखिए यहां पे आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो उतनी गुड्स को, देखिए ये हमारा बजट लाइन है, अब ये हमारा कंज्यूमर इंडिफरेंस का इक्विलिब्रियम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो उतनी गुड्स के लिए 70 रुपीज उसके पास है। इसका मतलब ये हुआ कि जब उसको प्राइस पता नहीं था तो वो 3 गुड्स के लिए, 3 गुड्स के लिए ही रेडी टू पे, यहां पे हमने यूटिलिटी तो मेजर नहीं की, बस हम रेडी टू पे की बात कर रहे हैं। वो रेडी टू पे था 3 गुड्स के लिए 60 रुपीज, लेकिन वो एक्चुअल में 3 गुड्स के लिए कितना पे कर रहा है, वो पे कर रहा है 30 रुपीज, बिकॉज ऊपर से नीचे तक पे आता है, यानी कि ये उसने एक्चुअल पे किया। अगर हम इसको इक्वेशन वाइज समझें, देखिए ये हमने बना लिया है बिल्कुल बराबर बराबर। मैं इसको कुछ पॉइंट दे देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिए ए, बी और सी, तो यहां पर हमें यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि 3 गुड्स को पाने के लिए ही विलिंग टू पे, कितना पे करने को तैयार है, ए सी, यानी कि ही विलिंग टू पे करने को तैयार है वो ए सी, पर एक्चुअल में कितना पे कर रहा है, वो एक्चुअल में पे कर रहा है ए बी। तो ये जो हिस्सा है ना बी सी, यही कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। यानी कि कंज्यूमर सरप्लस का जो कंसेप्ट है उसमें आप याद रखिएगा कि जो खर्चा होता है ना वो ऊपर से नीचे दिखाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो 3 गुड्स खरीद रहा है, 3 गुड्स खरीद रहा है 10 रुपए के हिसाब से, और उसके बाद 100 रुपए, तो उसके बाद 70 रुपए बचे। यानी कि 70 का कॉम्बिनेशन और 3 का कॉम्बिनेशन आपको बिठाना है। तो 70 का कॉम्बिनेशन मतलब ये उसके पास बचे हुए,
ये उसके पास अभी बचत में है और ये वाली उसके पास गुड्स आ चुकी है। ये इसका मतलब है बच्चों। तो ये है हमारा कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट, यानी कि कंज्यूमर सरप्लस के कंसेप्ट को मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। और इस बार हम जो समझा रहे हैं वो आपको देखिए, यहां पर हम आपको डिमिनिशिंग जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है उसके बेस पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों। डायग्राम एक बार आपको फिर से समझा रहे हैं जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। देखिए मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ये मान लीजिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, यानी कि वो एक्स गुड्स को पाने के लिए अगर हम नाम बोलें तो वो इतना खर्च करने को तैयार है, ये खर्च करने को रेडी है, या ये वो खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है फॉर दी गेटिंग ओ एक्स गुड्स। ठीक है जी। अगर उसको प्राइस के बारे में जानकारी नहीं है तो वो कितना खर्चा करेगा? इस केस में कंज्यूमर सरप्लस जो है वो ये कहलाएगी, यानी कि ए से लेके, इसको नाम चले ई कर देते हैं, ई से लेके E1 जो है ये सारा का सारा हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। लेकिन इस केस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट माना गया है। मार्जिनल यूटिलिटी मनी कांस्टेंट का मतलब है कि आईसी हमारा बिल्कुल पैरेलल है। देखिए पैरेलल है, लेकिन अगर हम इसको कांस्टेंट नहीं मानेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आईसी है वो ज्यादा फ्लैट बनेगा एज कंपेयर टू दिस के, इस तरीके से। यानी कि ये तब है जब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हम लेके चल रहे हैं, ये तब है जब कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी लेके चल रहे हैं। यानी कि ये ऐसा इस तरीके का नॉन पैरेलल होगा। और अगर हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मानेंगे तो उस केस में इस केस में जो कंज्यूमर सरप्लस होगा वो ये वाला हिस्सा होगा, दिस वन। तो यही है बच्चों पूरा का पूरा कंसेप्ट। मैं उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे कि सिस्टमेटिकल तरीके से वीडियो देख सकें। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।